नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ एथिक्स के बारे में, यानी नीति शास्त्र का कार्य क्षेत्र क्या होने वाला है। इससे पहले वाले एक लेक्चर में हम ऑलरेडी नीति शास्त्र की डेफिनेशन के बारे में देख चुके हैं, है ना। तो देख लेते हैं नीति शास्त्र जो है इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो नीति शास्त्र किससे संबंधित है? ये मानव क्रियाओं से संबंधित है, ना कि मनुष्यों की क्रियाओं से। अब आप कहोगे सर बात तो एक ही है, मानव क्रिया और मनुष्य की क्रिया एक ही बात? नहीं, एक बात नहीं है। मानवीय क्रिया क्या होती है, या मानव क्रिया वो होती है जो जानबूझकर की जाती है, आप अपने होशो हवास में वो काम करते हो, वो होती है मानवीय क्रिया। और मनुष्य द्वारा की गई क्रिया क्या है? कोई वो कार्य जो चाहे वो अपनी मर्जी से करे या अपनी मर्जी से ना करे, किसी दबाव में करे, वो भी तो एक मनुष्य द्वारा की गई क्रिया है ना। तो ये होता है एक मानवीय क्रिया और एक मानव द्वारा क्रिया में फर्क है। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ज्ञान हासिल करना, स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा, यह शामिल होती है एक मानव क्रिया में। किसमें? मानव क्रिया में। ज्ञान यानी जो भी आप कार्य कर रहे हो उसका ज्ञान होना आपको जरूरी है, जब वो आपकी मानवीय क्रिया कहलाएगी। आप जो है अनजाने में आपने कोई कार्य कर दिया, अनजाने में आपसे किसी की हत्या भी हो गई, अनजाने में आपसे कोई गुनाह हो गया, तो फिर वो मानवीय क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? वो मानवीय क्रिया नहीं है, और वो नीति शास्त्र के स्कोप में फिर नहीं आएगा। उसका नैतिकता का निर्धारण, उसका नीति शास्त्र निर्धारण नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। जैसे पढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया, धूम्रपान हो गया। हालांकि बात देखिए, पढ़ना, ये देखिए, ये नीति शास्त्र का विषय नहीं है अगर देखा जाए तो। मगर क्या पढ़ना है ये हो सकता है। पढ़ना तो न्यूट्रल है ना, उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो, है ना। परंतु जैसे दौड़ना है, तो दौड़ना क्या है? वो तो एक न्यूट्रल है। मगर दौड़ना, किसी की चोरी करके दौड़ना, ये तो गलत बात है। समझ रहे हैं ना? हाँ। और मनुष्य की क्रियाओं में क्या क्या आ सकता है? जैसे छींकना, जम्हाई लेना, डकार लेना, ये जानबूझ के थोड़ी किया जाता है। भाई किसी को जम्हाई आ रही है, किसी को जो उबासी लेते हैं, छींकना, इनका आप नैतिकता का निर्धारण नहीं कर सकते कि उस आदमी ने यहाँ पर छींक दिया तो ये तो अनैतिक आदमी नहीं। इनको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है, तो फिर उनकी नैतिकता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, नैतिकता का उद्देश्य क्या है? नैतिकता का उद्देश्य है मानव आचरण के आदर्श रूप को परिभाषित करना। मानव आचरण का आदर्श रूप यानी ऐसा होना चाहिए। क्या? ऐसा होना चाहिए। जो चाहिए वाली बात है ना, ये डिसाइड करता है, ये किसका क्षेत्र है? ये नैतिकता का, ये ऐसा होना चाहिए। एक आदर्श व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। एक राजनेता जो है, राजनेता को पूर्ण ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ये है, जहां चाहिए लग गया, ये हो गया आदर्श आचरण। क्या? आदर्श आचरण। और ये आदर्श आचरण है, यही स्कोप है, यही क्षेत्र है किसका? नैतिकता का, है ना। और ये देखे, आचरण की उत्पत्ति क्या है, उसका विकास कैसे हुआ है, और स्वभाव क्या है। इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका स्वभाव क्या है, आपका आचरण जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है ना। ये किससे संबंधित है? ये उस आदर्श से संबंधित है जिससे हमारा आचरण मेल खाता हो, है ना। तो ये हमारे उस आचरण से संबंधित है, ना कि उसका आचरण का किस प्रकार से विकास हुआ है। एक जादूगर है, वो काला जादू करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ये डेवलप कैसे हुआ, इससे मतलब नहीं है नैतिकता। नैतिकता का मतलब कहाँ से दिखेगा कि ये गलत कर रहा है, ये अपने काला जादू का इस्तेमाल जो है समाज के नुकसान के लिए कर रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, तो ये अनैतिक होगा नीति शास्त्रीय दृष्टि से। ठीक है ना। आचरण क्या है फिर? आचरण है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। आपका जो कैरेक्टर है, व्यक्तित्व मतलब कैरेक्टर, किस प्रकार से आप उसको एक्सप्रेस करते हो, उसकी अभिव्यक्ति कैसे करते हो, ये होता है आपका आचरण। आचरण मतलब आपका कंडक्ट, इंग्लिश में कहते हैं। कुछ इन शब्दों का मतलब इंग्लिश में आपको समझते जाना है। तो ये जो आपका कंडक्ट है, आपका आचरण है, वो आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अब आपको सर व्यक्तित्व क्या होता है? तो व्यक्तित्व होता है जो स्थायी आदतें आपकी हो जाती है ना, वो आपका व्यक्तित्व होता है। समझ में आया ना। जैसे एक डाकू है, तो डाकू क्या करेगा, उसकी स्थायी आदत बन गई कि डाका डालेगा, चोरी करेगा। और एक अच्छे आदमी की क्या स्थायी आदत हो गई कि भाई वो आराम से जो है समाज की सेवा करेगा, अपने से बड़ों का सम्मान करेगा, छोटों से प्रेम के साथ रहेगा। तो ये उसकी जो स्थायी आदतें हैं, ये आदतें ही उसका आचरण बन जाती हैं। और जब इस आचरण को आप अभिव्यक्त करते हो, जैसे आपका आचरण है कि बड़ों का आप सम्मान करते हो, तो कोई आपके सामने से गुजरा बड़ा, तो आप उसको नमस्ते करोगे झुक के, तो ये क्या हुआ? ये आपका आचरण हुआ, ये कंडक्ट। समझ में आई आप आपको बात? तो आपका कैरेक्टर जो था ना, बड़ों का सम्मान करने वाला, वो आपका आचरण बनता है बाद में।
आपकी अभिव्यक्ति, आपका जो कैरेक्टर है वही आपकी अभिव्यक्ति, जब आप उसको करते हो अभिव्यक्त, तब वो आपका आचरण बन जाता है, और इससे ही संबंधित होती है नैतिकता। समझ में आ रही है आपको बात है? नैतिकता के क्षेत्र में अगर देखें तो नैतिकता, यहाँ पर देखिए, ये नैतिकता का मतलब आपको एथिक्स, क्या एथिक्स, मैंने पहले ही बोला था कि नैतिकता भी एग्जाम में लिख सकता है और नीति शास्त्र भी लिख सकता है। आपको क्या पकड़ना है, इंग्लिश में पकड़ना है कि नीति शास्त्र लिख रहा है, सॉरी एथिक्स लिख रहा है, कि मोरलिटी लिख रहा है, कि वैल्यूज लिख रहा है। इन तीनों को वो एक ही चीज लिख सकना है ना। नैतिकता जो है एक मानक विज्ञान के रूप में, मानक का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स, है ना, स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर देता है। तो नैतिकता जो है, जो नीति शास्त्र है, वो एक ऐसी विज्ञान है जो आचरण के मानक निर्धारित कर देता है। क्या, आचरण के मानक जो है वो निर्धारित कर देता है कि ऐसे ऐसे जो है वो मानक, ऐसा आपके आचरण होने चाहिए। इन इन क्राइटेरिया पे, इन इन कसौटियों पे आपका आचरण जो है वो खरा उतरना चाहिए, तभी वो नैतिक कहलाएगा। और अगर इन क्राइटेरिया, इन कसौटियों पे खरा नहीं उतरता है तो फिर वो अनैतिक कहलाएगा। समझ आ रहा है आपको बात? हाँ। तो यहाँ व्यवहार की उत्पत्ति और विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता कि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव जो है वो कैसा उत्पन्न हुआ, उस पर नहीं, बल्कि यह आदर्श आचरण को निर्धारित करता है। आदर्श आचरण मतलब ऐसा होना चाहिए, जैसा नहीं कि राम राज्य का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा राज्य जिसमें जनता दुखी ना हो। समझ में आ रही? राम राज्य का मतलब ये होता है ना। तो ये क्या है, एक आदर्श रूप है, एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को गांधी जी के जैसे होना चाहिए, भगत सिंह के विचारों को पालना करना चाहिए। तो ये जब चाहिए शब्द आ जाता है ना, तब होता है आपका नीति शास्त्र। क्या, नीति शास्त्रीय ये जो मानक है वो वहां पर लागू हो जाते हैं। ये क्षेत्र है नैतिकता का, है ना। जब भी चाहिए, कि जब भी आदर्श की बात आती है, तब क्या आ जाता है, तब आ जाता है नीति शास्त्र। अब आ जाते हैं चरित्र और आचरण में क्या फर्क होता है, कि चरित्र और आचरण ये क्या चीज है। तो आपका जो चरित्र है ये क्या हो गया, आपकी स्थायी आदतें। क्या, आपकी जो स्थायी आदतें हैं, वो स्थायी आदतें आपका क्या बनती है, आपका चरित्र का निर्माण करती है, आपकी स्थायी आदतें। जैसे कि आपकी आदत है, स्थायी आदत है कि आप जो है किसी को, बड़ों का सम्मान करते हैं। क्या करते हैं, आप बड़ों का सम्मान करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपकी स्थायी आदतें होगी। एक डाकू है, उसकी स्थायी आदतें क्या होगी, डाका ही डालेगा। तो ये उसका कैरेक्टर बन जाएगा, डाका डालना। उसका चरित्र ये हो गया, कहता नहीं उसका चरित्र ही खराब है, वो तो ऐसा है, वो तो डाका डालता है, वो तो चोर है, वो तो डकैत है। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, कहते नहीं वो तो एक बड़ा ही सभ्य आदमी है। तो ये क्या है, उसका चरित्र है कि भाई वो बड़ों का सम्मान करता है, छोटों से प्रेम करता है। अब आचरण क्या होगा, इसी चरित्र की जब आप अभिव्यक्ति करते हैं, किसकी, इसी चरित्र की जब आप अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो आपका आचरण बन जाता है। जैसे एक बड़ों का सम्मान करने वाला व्यक्ति झुक के नमस्ते करता है किसी से, तो ये उसका आचरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आचरण। और एक जिसकी स्थायी आदत है डाका डालना, वो जब डकैती करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये उसका आचरण कहलाएगा कि ये तो डकैती करता है। समझ आई आपको बात? ठीक है। अब नैतिक मानक क्या होते हैं, नैतिक मानक क्या होते हैं, तो ये ऐसे मानक या ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके आधार पर सही या गलत का निर्णय लिया जाता है, कि जो जो इन मानकों पे खरा उतरेगा वो सही है, और जो जो इन मानकों के विरुद्ध होगा वो गलत। समझ रहे हैं ना, क्या सही है क्या गलत है, कुछ तो कसौटियां होती होंगी, उनके आधार पर डिसाइड करते होंगे। हाँ, तो वही कसौटियां बताता है ये नैतिक मानक, कि भाई ये जो है इसके आधार पर कोई बात सही है, इसके आधार पर कोई बात गलत। ठीक है, तो ये है नैतिक मानक। ठीक है। उसके बाद में नैतिकता से संबंधित कुछ विचार है ना, उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए। जैसे सही और गलत, है ना। तो सही और गलत ये कौन बताता है हमें, ये नैतिकता बताएगी। नैतिकता सही क्रियाओं और गलत क्रियाओं को परिभाषित करती है, कि सही कौन सी है और गलत कौन सी है, ये कौन बताता है, नैतिकता ही हमें बताएगी। किसी चीज के बारे में कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गलत है या सही है, हम देखेंगे कि ये नैतिक मानकों पर खरी उतरती है कि नहीं। परम शुभ, सर्वोत्तम अच्छा ना, ये है परम शुभ। क्या, परम शुभ। परम शुभ बताता है, ये परम शुभ क्या है, कोई चीज अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए किसी का, वो कौन बताता है, नैतिकता हमें बताती है, नीति शास्त्र में बताता है। नैतिक निर्णय, यानी कि नैतिक निर्णय का मतलब हो गया कि आपके कर्तव्य क्या है, क्या है, कर्तव्य की भावना के साथ जो काम किए जाते हैं वो, है ना। ये स्वीकृति या अस्वीकृति की भावनाओं और नैतिक कर्तव्य की भावनाओं के साथ होते हैं, है ना। तो इनसे संबंधित होते हैं। नैतिक निर्णय जो है ये संबंधित है नीति शास्त्र से। किससे, नीति शास्त्र से ये संबंधित होता है। ठीक है जी। उसके बाद में नैतिक कर्तव्य क्या है, तो नैतिक कर्तव्य ये पूछता है कि कर्तव्य की भावना कहां से आती है। भाई आपका कर्तव्य, कि एक राजा जो है उसका कर्तव्य क्या है,
राजा का धर्म क्या है, राजधर्म क्या कहता है, एक एक पॉलिटिशियन है उसका धर्म क्या कहता है, एक स्टूडेंट है उसका धर्म क्या कहता है। तो ये धर्म, ये कर्तव्य, ये कहाँ से पता लगेगा, ये हमें बताएगा नीति शास्त्र। कौन बताएगा, नीति शास्त्र बताएगा। एक डॉक्टर, उसका क्या धर्म है कि कैसे भी किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी स्थिति में हो, एक मरीज की सेवा करना, उसका इलाज करना उसका धर्म है। कौन बताएगा, नीति शास्त्र हमें बताएगा, है ना। योग्यता और दोष, है ना। नैतिकता ये जांचती है कि कौन सी क्रिया योग्यता या दोष की पात्र है। समझा रहे हैं आपके बात, कि कौन सी क्रिया जो है वो दोष के पात्र है और कौन सी क्रिया जो है वो गुण के पात्र है, या आप कहो कि कौन सी क्रिया जो है उससे आपको इनाम मिलना चाहिए। वो कौन सी जो है वो इनाम के पात्र है, कौन सी दोष के पात्र है। समझ में आ रही है आपको बात। एक है स्वतंत्र इच्छा और जिम्मेदारी, है ना। नैतिकता जो है वो स्वतंत्र इच्छा को स्वीकार करती है। किसको, स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा का मतलब क्या हो गया कि आप किसी के दबाव में नहीं है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे होशो हवास में कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं और उसके प्रति आप जिम्मेदार हैं। समझ आ रही है आपको बात। तो वो होती है स्वतंत्र इच्छा। आप किसी को मार रहे हैं, अगर आप किसी के दबाव में आके मार रहे हैं तो आप फिर उसके लिए जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे और आप उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो फिर उसे नीति शास्त्रीय आधार पर गलत नहीं कहा जा सकता। और इसी आधार पर तो देखिए फिर अगर सजा होती है तो उसमें भी ये देखा जाता है ना कि क्या ये कार्य इसने किसी के दबाव में किया, है ना। समझ में आ रही है आपको बात। तो स्वतंत्र इच्छा और नैतिकता जो है ये होता है। देखिए अपराधियों को सजा देने के लिए इसका औचित्य निर्धारित किया जाता है ना कि क्या इसकी इच्छा स्वतंत्र थी, क्या इसने पूरे होशो हवास में आके किसी का मर्डर किया, किसी के साथ मारपीट की, या किसी के दबाव में इसने ऐसा किया होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि नैतिकता का दूसरे क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि धर्म पर। तो अगर धर्म में से नैतिकता का पुट निकाल दिया जाए तो धर्म सिर्फ अंधविश्वास बचेगा, यानी धर्म में और कुछ बचेगा ही नहीं, मात्र अंधविश्वास के सिवा। अगर उसमें से नैतिकता निकाल दी जाए क्या होगा, बलि प्रथा। क्या, बलि प्रथा क्या है, अनैतिक है। बलि प्रथा को कभी आप नैतिक करार नहीं दिया जा सकता। बलि प्रथा को, हिंसा, ये क्या है, अनैतिक है। और धर्म क्या है, जैसे जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है, तो उसमें से नैतिकता का फुट निकाल दिया जाए तो धर्म में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ आडंबर बचेगा, अंधविश्वास बचेगा, है ना। तो ऐसे नैतिकता जो है वो धर्म से संबंधित है। और गांधी जी देखिए, गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में धर्म का सहारा लिया, मगर धर्म के किसके पक्ष का, नैतिक पक्ष का सहारा लिया था कभी भी। समझ में आई आपको बात। फिर राजनीति, और अगर राजनीति में से नैतिकता निकाल दी जाए, जैसे गांधी जी के 7 पाप है ना, तो गांधी जी अपने 7 पापों में यहाँ पर राजनीति की भी चर्चा करते हैं, है ना। तो अगर राजनीति से में से अगर निकाल दिया जाएगा, उसमें से नैतिकता निकाल दी जाएगी, तो शाम दाम दंड भेद की नीति से जीतेंगे लोग, फिर तो राजनीति में कुछ भी करेंगे, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, डिक्टेटरशिप, तख्ता पलट हो जा रहा है, तो वहां पर क्या कर रहे हैं राजनेता, और जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं। तो राजनीति में से नैतिकता हटी और लोकतंत्र खत्म और वहां पर डिक्टेटरशिप शुरू। अर्थशास्त्र, अगर अर्थशास्त्र में से, इकोनॉमिक्स में से अगर निकाल दिया जाए, नीति शास्त्र निकाल दिया जाए, नैतिक मानक निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर न्याय और समानता खत्म। एक जो है, सब अमीर अमीर जो है उनका कहना माना जाएगा, गरीबों की कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सरकार क्या करेगी, फिर तो अंधाधुंध टैक्स वसूल करेगी, चाहे जनता को कैसा भी फायदा हो रहा हो नहीं रहा हो, जनता पीड़ित है कि नहीं है। समझ रहे हैं? शिक्षा, अगर शिक्षा में से नैतिकता निकाल दिया जाए तो क्या होगा, चोर डाकू लुटेरे आतंकवादी यही बनेंगे बच्चे। शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है, और वो शिक्षा अगर आपको गलत दिए जा रहे हैं, उसमें से नैतिकता निकाल दी जा रही है, तो क्या होगा। जैसे ओसामा बिन लादेन समझो, लादेन क्या था, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, मगर उसके शिक्षा में से नैतिकता निकाल दी गई, नैतिकता नहीं थी, उस नैतिकता का नीति शास्त्र का पुट नहीं था, इसलिए क्या बना, आतंकवादी बना। और वहीं अपने कलाम साहब देखिए, वो क्या बने, मिसाइल मैन बने, वैज्ञानिक बने और देश की सेवा करी उन्होंने। तो ये क्या था, ये शिक्षा ही तो थी। तो शिक्षा में से अगर आपने निकाल दिया नीति शास्त्र, तो उसमें फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।